मैं बोल सकती हूँ क्या? हाँ बोलिए बोलिए। आप अपने माइक से बोलिए। ओके ओके, धन्यवाद। मैं डॉक्टर राजलक्ष्मी कृष्णन चेन्नई से बोल रही हूँ। सभी विद्वज्जनों को मेरा नमस्कार, सभी को मेरा नमस्कार और महामंत्री डॉक्टर हरसिंह पाल जी का विशेष आभार, जिन्होंने मुझे यहाँ बोलने का सुअवसर दिया है। मेरी आवाज आप तक आ रही है? इतने समय तक मैं म्यूट थी, इसीलिए नहीं आ रही थी आवाज। अब आ रही है मेरी आवाज? आ रही है, आ रही है। ओके। प्राचीन काल से ही देवनागरी लिपि समस्त भारत को जोड़ने वाली लिपि आई है। प्राचीन संस्कृत भाषा की लिपि होने के कारण देवनागरी लिपि इस देश की विशाल एवं धन्य सांस्कृतिक परंपरा को स्वीकार करती दिखाई पड़ती है। पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं ने भी देवनागरी लिपि को अपनाया है और अनेक साहित्यिक रचनाओं को लिपिबद्ध कर दिया है। उस जमाने में भारत भर में संस्कृत ही बोलते थे और वही प्रचलित भाषा थी जो उस काल की भारतीय संस्कृति का भंडार था। और संस्कृत की भी जो लिपि है देवनागरी लिपि थी। सभी जानते हैं कि जो नागरी लिपि है वह ब्राह्मी से निकली हुई है, सरल है, सुगम है और वैज्ञानिक है। और विश्व की सभी भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जा सकती है, यह हम सभी जानते हैं। नागरी लिपि का प्रचलन प्राचीन काल से ही हो रहा है। न केवल भारत में परंतु विश्व में भी इसकी लोकप्रियता जो है वह बढ़ती जा रही है। प्रारंभ से ही दक्षिण भारत में भी नागरी लिपि बहुत ही लोकप्रिय होती जा रही है और यह समस्त भारत की भाषाओं को मिलाने वाली एक लिपि है। यह लिपि भारतीय संस्कृति की रीढ़ की हड्डी है। इस लिपि के बिना राष्ट्रीय रत्न एकता जो है वह बिल्कुल ही असंभव है। भारतीय संविधान में भी देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया है और हिंदी भाषा की सरलता, सुगमता और विश्व प्रसिद्ध होने के कारण जल्दी ही यह राष्ट्रभाषा का रूप लेने में समर्थ हो सकती है, ऐसा मेरा विश्वास है। वस्तुतः हम कह सकते हैं कि भारत की राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता के लिए संपर्क लिपि के रूप में नागरी लिपि जो है वह अपना कार्य बहुत महत्वपूर्ण तौर से निभा रही है। नागरी और भारत के अन्य सभी लिपियां अक्षरिक लिपि है। इसमें ध्वनि चिन्ह अक्षर को व्यक्त करता है, जिसमें प्रायः व्यंजन और स्वर मिले होते हैं, जैसे क प्लस अ, पा प्लस अ, पा इत्यादि। यह देवनागरी लिपि जो है सभी स्वरों को स्वतंत्र उच्चारण संभव है, अतः सभी स्वर अक्षर हैं। देवनागरी लिपि के सभी व्यंजनों में आ की सत्ता और स्वर वर्णों के लिए मात्रा चिन्हों की व्यवस्था एक आदर्श व्यवस्था है। एक मिनट देर पंडित को कत्ता डालना बा। आज हिंदी भाषा द्विभाषा और त्रिभाषा के रूप में हिंदीतर भाषा क्षेत्रों में अपना दायित्व निभाकर राष्ट्र को एक सूत्र में बांधती है। दक्षिण भारत में हिंदी का प्रयोग बहुत पहले से ही चला आ रहा है। आज दक्षिण भारत की 4 भाषाएं तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़, 4 सशक्त भाषाओं से संपन्न पूरा दक्षिण भारत एक संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का उपयोग कर रहा है। और इसकी लिपि देवनागरी लिपि जो है वह सरल, सुगम और वैज्ञानिक होने के कारण दक्षिण भारतवासी हिंदी भाषा को सीखने में अपनी विशेष रुचि दिखा रहे हैं। गांधी जी ने अपने बेटे देवदास को दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा में हिंदी प्रचार प्रसार करने के लिए भेजा था। फलस्वरूप आज लाखों की संख्या में प्रतिवर्ष छात्र हिंदी प्रचारक बनकर निकल रहे हैं और देवनागरी लिपि का ही प्रयोग कर रहे हैं। तीर्थयात्रियों, व्यापारियों, पर्यटकों एवं विद्वानों के लिए एक ऐसी भाषा की जरूरत थी जो एक सेतु बंधन का कार्य कर सके। यह काम नागरी लिपि के अलावा और कोई अन्य लिपि के द्वारा संभव नहीं है, क्योंकि अन्य भाषाओं में हम बोलते कुछ हैं और लिखते कुछ हैं, परंतु देवनागरी लिपि में ऐसा नहीं है। हम जो कुछ भी बोलते हैं वही लिखते हैं, परंतु अन्य भाषाओं को आप देखेंगे तो वह इस प्रकार से नहीं है।
आज देश और विश्व के हर कोने में हिंदी और नागरी लिपि समझने वाले लोग आपको मिल सकते हैं। हिंदी के अतिरिक्त भारत में संस्कृत, मराठी, नेपाली, सिंधी और उत्तर भारत की ब्रज, अवधी, भोजपुरी, राजस्थानी आदि बोलियां भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। आज भारत की प्रमुख लिपि देवनागरी लिपि है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। जिस प्रकार से भारतीय एकता के लिए हिंदी भाषा जो है वह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, उसी प्रकार संपर्क लिपि के लिए भी नागरी लिपि जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति को कई भाषाएं सीखने में, उसकी लिपि सीखने में बहुत कठिनाई और समस्या प्रतीत होती है, परंतु मैं कहती हूँ कि यदि सभी भाषाएं जैसे तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ सभी देवनागरी लिपि में सीखी जाए तो आसानी से सीखी जा सकती है। और जब उत्तर भारत के लोग दक्षिण भारत में आएंगे तो उन्हें भी भाषा समझने में कोई तकलीफ नहीं होगी यदि उन्हीं सभी भाषाओं को हम नागरी लिपि में लिखें। ऐसा मेरा विश्वास है। हम सभी लिपियों को आसानी से तब सीख सकते हैं, सभी भाषाओं को भी हम सीख सकते हैं। नागरी केवल हिंदी की ही नहीं परंतु अनेक भाषाओं की लिपि है। भारत की अनेक भाषाओं के बीच में देवनागरी लिपि एक अंतिम जोड़ लिपि के रूप में बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुई है। राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए केवल नागरी लिपि ही महत्वपूर्ण कार्य कर सकती है, ऐसा मेरा पूर्ण रूप से विश्वास है। इसके लिए नागरी लिपि परिषद विशेष रूप से कार्य कर रहे हैं और इसके अध्यक्ष महामंत्री हरि सिंह पाल जी तो इतना अधिक काम कर रहे हैं कि आज नागरी लिपि न केवल हमारे भारत में परंतु सारे विश्व में प्रख्यात हो गई है। और मुझे पूरा विश्वास है कि शीघ्र ही हिंदी राष्ट्रभाषा और नागरी लिपि जो है राष्ट्र लिपि के रूप में विख्यात हो जाएगी और गौरव प्राप्त करेगी। नागरी अब अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुकी है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। थोड़ा सा और है, कंप्यूटर और मोबाइल पर भी अब अधिक सुगमता से सोशल मीडिया के रूप में नागरी लिपि का प्रचलन दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। अब नागरी लिपि संपर्क लिपि के रूप में पूरे देश में लोकप्रिय होती जा रही है। विनोबा भावे के अनुसार देश की भावनात्मक एकता के लिए नागरी लिपि का प्रचलन जो है आज बहुत आवश्यक है। इसके प्रचार प्रसार के लिए 17 अगस्त 1975 को नागरी लिपि परिषद की स्थापना की गई थी और उनका स्वप्न, विनोबा जी का स्वप्न पूर्ण होता दिखाई दे रहा है। राष्ट्रीय एकता में देवनागरी लिपि से अधिक सहायक अन्य कोई भी लिपि नहीं है, क्योंकि आज देश के लगभग 75 करोड़ लोग जो हैं नागरी लिपि को पढ़ और लिख सकते हैं, जबकि दूसरी भाषाओं की लिपि जानने वालों का प्रतिशत जो है बहुत ही कम है। नागरी लिपि सरल, वैज्ञानिक है, इसलिए आसानी से सारे देश के लोगों को यह जोड़ सकती है और राष्ट्रीय एकता कायम कर सकती है। बंगला, गुरमुखी सहित उत्तर भारत की कई लिपियां नागरी लिपि के समान ही हैं। अतः मेरे विचार से यदि दक्षिण भारत की भाषाएं भी इसे अपना लें और नागरी लिपि में लिखें तो शीघ्र ही राष्ट्र में एकता स्थापित कर सकते हैं। गांधी जी और विनोबा भावे जी का भी यही विचार था। उनका कहना था कि हिंदी और भारतीय एकता दोनों एक ही हैं, अलग अलग कभी भी नहीं है, हमेशा एक ही हैं। और 2 मिनट बोल लेती हूँ। धन्यवाद बच्चे, संस्कृत का धन्यवाद। काम हिंदी कर रही है, वह देश में एक साथ सभी को जोड़ रही है। हिंदी भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए आज नागरी लिपि का ही प्रयोग किया जा रहा है। हमारे पड़ोस का देश नेपाल है, जहाँ का सारा काम नागरी लिपि में चलता है। संस्कृत, मराठी, गुजराती तो नागरी है, साथ में बंगला आदि दूसरी लिपियां भी नागरी के बहुत ही नजदीक हैं। मेरे विचार से राष्ट्रीय एकता स्थापित करने के लिए नागरी में दूसरी लिपियों का साहित्य लाने का हमें प्रयास करना चाहिए। नागरी लिपि के प्रचार प्रसार के लिए विनोबा जी ने अपना सारा जीवन अर्पित कर दिया था। अब इस लक्ष्य को पूरा करने का कार्य नागरी संगम पत्रिका और इससे जुड़े हुए
सभी कार्यकर्ता, प्रधान संपादक और महामंत्री हरसिंह पाल जी और अनेक विद्वज्जन जुड़े हुए हैं और कार्य कर रहे हैं। इनका काम सचमुच में प्रशंसनीय है। आशा करती हूँ कि शीघ्र ही राष्ट्रीय एकता के लिए जोड़ लिपि के रूप में नागरी लिपि की भूमिका जो है वह सार्थक सिद्ध होगी। जय भारतीय, जय नागरी लिपि। सभी को मेरा विशेष आभार और आशीर्वाद, जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए सुअवसर दिया। रश्मि जी का भी आभार और हरसिंह पाल जी का तो विशेष ही आभार। नमस्कार। और मुझे इस कार्यक्रम में आपने जोड़ा है, इसके लिए भी विशेष आभार। मैं अमरकंटक नहीं आ सकी, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसका मुझे बहुत खेद है, परंतु मेरा मन, मेरा शरीर सब कुछ अभी अमरकंटक में ही है। मैं फिर से आप सभी को आशीर्वाद दे रही हूँ और आशा करती हूँ कि ईश्वर ने चाहा तो फिर से आप लोगों से जुड़ने का सुअवसर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नीचे आपका आग्रह कर वहाँ के आए और अपना आलेख करो। विद्वज्जनं सादर सोदानी विद्यालय आंध्र से हूँ। सबसे पहले अपने ईश्वर मैडम जय भारती और नाग परिचय को आभार करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे सुअवसर प्राप्त किए। विहीन भाषाओं के लिपिअंतरण के कारण लिपि की सार्थकता। सर्वश्रेष्ठ प्राणी मनुष्य है, इसका कारण उसकी भाषा है। विचारों को व्यक्त करने में, समाज में अपना स्थान बनाए रखने में व्यक्ति को सहायता करने वाला एकमात्र साधन भाषा ही है। भाषा व्यक्ति की अर्जित संपत्ति और उसके ज्ञान भंडार का द्योतक है। विश्व में अमूल्य ज्ञान निधि का आधार भी भाषा ही है। ऐसी भाषा को स्थायित्व एवं सुरक्षा प्रदान करने वाला महत्वपूर्ण एवं मूलभूत आधार है लिपि। भाषा के लिए लिपि की क्या आवश्यकता होती है? लिपि भाषा का स्थायी रूप है। भाषा को मौखिक से लिखित रूप में बदलती है। भाषा मानव का शरीर है, तो लिपि उसको संचालन करने वाला मस्तिष्क है। लिपि के बिना भाषा भी का संचालन कर सकते हैं, लेकिन वह अनिश्चित होता है। मौखिक के बजाय लिखित रूप में विचार विनिमय स्पष्ट होते हैं। समाज की संस्कृति, सभ्यता और साहित्य का विकास उस समाज की भाषा पर आधारित होती है। यदि भाषा ही लिपि विहीन हो तो समाज की उन्नति में बाधा उत्पन्न होती है, क्योंकि लिपि का प्रभाव सीधा समाज पर होता है। जिस प्रकार सूरज धरती को अंधकार से मुक्त करता है, उसी प्रकार लिपि भाषा को उसकी सीमा से मुक्त करती है और विशाल संसार में प्रसार करती है। लिपि विहीन भाषा बिना पंखों वाला पंछी है, जो विचरण नहीं कर पाता। लिपि अमृत जैसा है, भाषा को अमरत्व प्रदान करती है। कहावत है कि कोस कोस पर बदले पानी और चार कोस पर वाणी। इसे मालूम होता है कि वाणी में परिवर्तन तो होता है, अर्थात भाषा बोलियों में परिवर्तन होने से उनकी शुद्धता पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। किसी भी भाषा की शुद्धता को बनाए रखने के लिए उसको लिपिबद्ध करना ही एकमात्र उपाय है। भाषा कितनी भी प्रभावशाली हो, सरल हो, स्पष्ट हो, परंतु लिपि के बिना वह अशाश्वत है। भाषा नदी का पानी है, तो उस प्रवाह को आगे बढ़ाते हुए उसे एक रूप देकर अंत तक रक्षा करने वाला तट है लिपि। भाषा को सार्थकता प्रदान करती है। लिपि के बिना भाषा का अस्तित्व गुम हो जाता है। इसलिए भाषा के अस्तित्व का आधार लिपि है। किसी भी भाषा का विकास लिपि पर आधारित है। इसलिए भाषा के अस्तित्व और विकास पर प्रकाश डालने वाली लिपि भी महत्वपूर्ण होनी चाहिए। लिपि सरल, सुबोध, वैज्ञानिक और स्पष्ट होनी चाहिए। वही व्यक्ति सबके मन पर राज करता है, जो दूसरों के प्रति स्नेह भाव रखता है। उसी प्रकार वही लिपि सभी भाषाओं के लिए उपयुक्त हो सकती है, जिसमें महत्वपूर्ण गुण होते हैं। लिपि लेखन में आसान होनी चाहिए, उच्चारण स्पष्ट होनी चाहिए, जिससे सुनने वालों को कोई संदेह ना। देखने में सुंदर होनी चाहिए, आवश्यक ध्वनि चिन्हों से भरपूर होनी चाहिए।
मोहित ध्वनि सैटरडे चिन्हों से हमारे ध्वनि चिन्हों में स्पष्टता होनी चाहिए। ऐसे कई गुण एक उत्तम लिपि के लिए आवश्यक हैं। सभी गुण एक लिपि में नहीं हो सकते हैं, किंतु सुधारने से वह गुणयुक्त हो सकती है। भारत में कई लिपियां हैं और लिपिहीन भाषा बोलियां भी हैं। ऐसी स्थिति में यह संदेश उत्पन्न होती है कि लिपिहीन भाषा के लिए इनमें से कौन सी लिपि उपयुक्त हो सकती है। इस संदेश की निवृत्ति केवल नागरी लिपि कर सकती है। नागरी लिपि की अधिक से अधिक गुणों से भरपूर है, अतः भारत की लिपिहीन भाषाओं के लिए केवल नागरी लिपि ही उपयुक्त है। जिन भाषाओं के लिए नागरी लिपि का उपयोग होगा उनका विकास गति बढ़ेगी। देवनागरी लिपि ध्वनि चिन्हों से भरपूर है। एक ध्वनि के लिए एक ही लिपि चिन्ह है। इसमें जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है। इससे उच्चारण में स्पष्टता होती है। संदेह की कोई गुंजाइश नहीं होती। लेखन में कठिनाई नहीं होती है। इसमें मात्राओं का प्रयोग होने से परिश्रम की बचाव होती है। संसार में प्रचलित लिपियों में सबसे अधिक वैज्ञानिक लिपि है देवनागरी। लेखन की दृष्टि से बहुत सुंदर लिपि। किसी भी समाज की लिपिविहीन भाषा के लिए नागरी लिपि का उपयोग करे तो नागरी लिपि उस समाज के माथे पर खींची व स्वर्णिम भविष्य की भाग्य रेखा बने। आकाश में कई तारे होते हैं, लेकिन राह दिखाने वाला चंद्रमा ही है। उसी प्रकार भारत में कई लिपियां हैं, किंतु लिपिविहीन भाषाओं के लिए चंद्रमा नागरी ही है। मैं अंत में 2 वाक्य कहना चाहती हूँ नागरी लिपि के बारे में। हाय, तूने क्या किया नागरी, तेरे प्यार में मैं तो हो गई बावरी। भारत की लिपियों में तू है गंगा गोदावरी, भाषा बोलियों के लिए है तू धन्वंतरी। लेखन में तू है सुंदरी, वाचन में तू है अमृतवर्षिणी। तेरे प्यार में मैं तो हो गई बावरी। धन्यवाद। संगोष्ठी की अध्यक्षता कर रही प्रोफेसर विजया भारती जी से निवेदन करूंगा कि वह अध्यक्षीय उद्बोधन प्रदान करें। नहीं, पहले ऑनलाइन भी करा लीजिए, ऑनलाइन जुड़े एक आध से और करा लें। हाँ, है तो हाँ है ना, ऑनलाइन जुड़े ठीक टाइम है ना हमारे पास। ऑनलाइन डॉक्टर राजमुनि काशी विद्यापीठ बनारस राजमुनि काशी विद्यापीठ काशी विद्यापीठ से ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ेंगे। हिंदी विभाग अध्यक्ष होगा रजीराम गढ़वाल हैं रायपुर से। डॉक्टर जे ऑनलाइन जो महानुभाव जुड़े हैं वे अपना वक्तव्य देना चाहते हैं तो कृपया सादर आमंत्रित। डॉक्टर जे यादव फ्लोर से। सर डॉक्टर जे मैं बोलूं क्या सर? वो बोलना चाह रहे हैं। अच्छा, कौन बोलेंगे? हाँ, डॉक्टर रश्मि चौबे गाजियाबाद से। बहुत बहुत धन्यवाद। आज नागरी लिपि परिषद और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में मैं डॉक्टर रश्मि चौबे आप सभी का वंदन और अभिनंदन करती हूँ और माफी चाहती हूँ। टिकट तो हो गए थे लेकिन पारिवारिक परिस्थितियां, मेरे ससुर जी बहुत बीमार है तो आ नहीं पाई, लेकिन मन मेरा वही है। आपने मुझे अवसर दिया बोलने का, धन्यवाद। भारतीय देवनागरी लिपि की प्राचीन विरासत इसे गौरवपूर्ण स्थान प्रदान करती है। संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 में राजभाषा के रूप में देवनागरी लिपि राजभाषा हिंदी के लिए जो लिपि होगी वो देवनागरी लिपि होगी, ऐसा स्वीकार किया गया है। देवनागरी लिपि में स्वर व्यंजनों की पर्याप्तता, क्रमबद्धता, अक्षरात्मकता, सरलता, वैज्ञानिकता, सुगमता, स्पष्टता, भ्रमहीनता, सर्वसमाविष्टता, लचीलापन आदि गुणों के कारण आचार्य विनोबा भावे जी ने इसको समझते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा था कि देवनागरी को सारे भारत में चलाने का पहला उद्देश्य है कि इसे दक्षिण भारत के सभी प्रदेश एक हो, दूसरा सारा उत्तरी भारत एक हो, तीसरा दक्षिण और उत्तरी भारत एक हो, चौथा भारत और एशिया एक हो जावे और पांचवा भारत और विश्व एक हो जाए। अर्थात ये जो हमारी विश्व बंधुत्व की भावना है उसके लिए यह लिपि सर्वोचित लिपि है और राष्ट्रीय एकता को तो बढ़ावा देती है। और चूंकि ये भारत में अन्य अनेक लिपियां हैं लेकिन यहाँ पर व्यापार करने के लिए
या फिर अन्य कार्य करने के लिए हमें हिंदी की परम आवश्यकता होती है, जिसकी लिपि देवनागरी लिपि है। और इस लिपि में वो क्षमता है कि वो अन्य अनेक भाषाओं को लिख सकती है। पाली, प्राकृत, अभ्रंश, संस्कृत से लेकर हिंदी, मराठी, कोंकणी, डोगरी, सिक्किम भाषाओं के साथ-साथ बंगला, गुजराती, उड़िया, असमिया आदि भाषाओं ने इसे परिवर्तन के साथ अपनाया है। और नागरी लिपि परिषद के द्वारा भी जिन भाषाओं की लिपि नहीं है, उन भाषाओं के लिए इस देवनागरी लिपि को अपनाने का बहुत अच्छा प्रयास किया जा रहा है, जिसके लिए मैं नागरी लिपि परिषद के अध्यक्ष और हरि सिंह पाल सर हैं मंत्री, उनको बहुत-बहुत बधाइयाँ देती हूँ कि उनके सतत प्रयासों से यह उत्तरोत्तर उन्नति हो रही है, इसका प्रचार-प्रसार बहुत अच्छे से किया जा रहा है। और नागरी लिपि संसार की समस्त लिपियों में सबसे अधिक वैज्ञानिक और परिपूर्ण है, निर्दोष लिपि है, राष्ट्रीय एकता में भी सहायक है। जो नागरी लिपि है, इसकी जो ध्वन्यात्मक विशेषता है, इसी के कारण यह जो आज आधुनिक क्षेत्र में सबसे आगे बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर पर लिखने के लिए यह सर्वोत्तम लिपि है। यूनिकोड में टाइप होने से देवनागरी लिपि के प्रचार-प्रसार में जो वृद्धि हुई है, एक क्रांति सी आ गई है। आज हम मोबाइल पर भी सिर्फ बोलकर टाइप कर सकते हैं। ऐसे ही यूनिकोड में टाइप सामग्री को प्रवाचक राजभाषक नामक सॉफ्टवेयर में डाल दें, तो आपका कंप्यूटर उस सामग्री को पढ़कर सुनता है। समय अभाव के कारण कभी-कभी हम पढ़ नहीं पाते, तो काम करते-करते भी सुन सकते हैं और दृष्टिहीनों के लिए यह वरदान के रूप में है। आज फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर आदि के माध्यम से देवनागरी की दुनिया के विकास में जो विकास हो रहा है, उसे कदम से कदम मिलाकर चल रही है। नागरी लिपि के संयोगाक्षर, मात्राओं का प्रयोग और इसकी अक्षरिकता भी इसे विशेषता प्रदान करती है, क्योंकि ये कम जगह में लिखी जाती है। जैसे हम मंगल लिखें, तो अगर अंग्रेजी में लिखेंगे तो ज़्यादा जगह घेरता है, और हिंदी में अगर देवनागरी लिपि में लिखेंगे तो ये कम जगह घेरता है। इस तरह से एक ध्वनि के लिए एक लिपि चिन्ह, एक लिपि चिन्ह के लिए एक ध्वनि, और लिपि चिन्हों के जो नाम हैं उसकी ध्वनि के अनुरूप है। वैज्ञानिक रूप से इसकी जो अक्षर बनाए गए हैं, यहाँ तक कि ये कहा गया है कि अगर इन अक्षरों को पोला करके पाइप में बनाया जाए और आ की ध्वनि निकाली जाए, का की, तो वही ध्वनि निकलती है जिसके अनुसार इनकी बनावट होती है। प्रत्येक लिपि चिन्ह का उच्चारण होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी-किसी का उच्चारण नहीं हो। जैसे कि रोमन लिपि में नाइफ लिखो, तो वहाँ पर लुप्त हो जाते हैं कुछ चीज़ें, लेकिन यहाँ पर जो कुछ लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है। सुव्यवस्थित वर्णमाला है, उच्चारण स्थानों के अनुसार। अमेरिका के प्रसिद्ध वैज्ञानिक रिक विर्ट्ज ने तो कहा है कि संस्कृत भाषा और देवनागरी लिपि कंप्यूटर की आज्ञावाणी की दृष्टि से आदर्श लिपि है। इसमें विश्व की किसी भी भाषा एवं ध्वनि का लिप्यांकन किया जा सकता है। और चूंकि यहाँ मुझे पता नहीं है कितना समय है, पर करंट साइंस पत्रिका के अनुसार राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान के वैज्ञानिकों ने भी अनुसंधान में बताया है कि अंग्रेजी बोलते समय मस्तिष्क का दायां हिस्सा सक्रिय होता है, जबकि हिंदी बोलते समय मस्तिष्क के दोनों हिस्से सक्रिय होते हैं। इसका मतलब देवनागरी लिपि भी हम अगर लिखते हैं तो ऊपर नीचे दाएं बाएं जो इसमें मात्राओं का प्रयोग होता है, हमारा सारा मस्तिष्क इसमें प्रयोग होता है। तो मस्तिष्क के लिए भी बहुत अच्छी ये लिपि है। और ध्वनि चिन्हों की समृद्धि नागरी लिपि में होती है। अभी भी कुछ सुधार किए गए हैं और ये इतनी अच्छी लिपि है कि सुधारों को अपनाते हुए समृद्ध हो रही है। इसीलिए अगर समय हो तो ठीक है, नहीं तो मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे को समय मुझे लेना पड़ा। संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाओं में हिंदी को शामिल किया गया है। इसका मतलब देवनागरी लिपि भी स्वतः ही शामिल हो गई है। नागरी लिपि प्रचार प्रसार के लिए इसे और ज़्यादा रोजगार परक बनाना होगा, और रोजगार मिलेगा तो ऐसा नागरी लिपि के लिए भी अच्छा होगा। युवा अपनाएंगे। राष्ट्र की संस्कृति और परंपरा को सहेजने वाली लिपि है, अतः इसे देश की भक्ति भावना को जोड़कर देखा जाना चाहिए। युवा पीढ़ी को इसको गर्व करना सिखाना पड़ेगा, तभी वह इसे अपनाएंगे, नहीं तो अंग्रेजी की ओर भाग रहे हैं आजकल लोग। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब वक्ता के रूप में राजमुनि जी राष्ट्रीय धन्यवाद। विश्वविद्यालय मैं पर अपनी जुड़े वाणी हैं। को विराम देती हूँ। आपने मुझे मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय राजमुनि जी। जी आवाज में
प्रोफेसर राजमुनि जी, काशी विश्वविद्यालय। नहीं सुनते। ऑनलाइन जो भी महानुभाव जुड़े हैं, यदि अपना वक्तव्य देना चाहते हैं 3 से 5 मिनट में, तो सादर आमंत्रित हैं। सर, मैं रतिराम गढ़ेवाल बोल रहा हूँ, रायपुर छत्तीसगढ़ से। हाँ बोलिए। सर, आप लोग को सभी को बधाई सर, बहुत बहुत। संगोष्ठी के लिए नहीं आ सका, इसके लिए माफी चाहता हूँ, कुछ व्यक्तिगत कारण से नहीं आ पाया। बाकी बधाई सर, बहुत बहुत बधाई। बस इतना ही बोलना चाहूंगा, धन्यवाद सर। मधु अंबानी जी भी जुड़ी हैं सर, अगर उनसे पूछ लीजिए कुछ बोलना। गई मधु अंबानी जी सर, वो चली गई। चलिए। यहाँ पर एक और कोई है, डॉक्टर राजमुनि जी। डॉक्टर राजमुनि जी से आग्रह है कि अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। सर, आवाज आपकी बंद है, आदरणीय डॉक्टर राजमुनि जी, खोल लीजिए आप। सर, आवाज आ रही है? सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी सर चाह रहा था कि मैं अमरकंटक में शामिल हो जाऊं, क्योंकि बड़ी इच्छा थी, है ना, इस तरह के कार्यक्रम में शामिल होने की। सर से बातचीत होती है कई बार, तो सर ने मुझे समय दिया है कुछ अपने विचार रखने के लिए। हमारे यहाँ भी हिंदी विभाग के साथ सर मिलकर के एक 14/9/2024 को एक सम्मेलन इसी तरह से हुआ था, 11वां अंतर्राष्ट्रीय हिंदी अधिवेशन। सर जो कराते हैं, ये नागरी लिपि जो सर ने वो बना रखा है, इसमें एक बात तो समझ में आती है कि अगर हम पूरा देखें उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक, एक बात समझ में आती है कि हिंदी जो भाषा है, इसमें जो बातचीत करने, सैद्धांतिक व्यवहार के साथ साथ इसका जो व्यावहारिक पक्ष है बहुत मजबूत है। कई बार केरला या कर्नाटक में जाने का अवसर प्राप्त हुआ, तो वहां हमने देखा कि जो लोग अपनी भाषा में बातचीत करते हैं, वे लोग हिंदी भाषा को बड़ी आसानी से समझ लेते हैं। और हम चूंकि साहित्य के विद्यार्थी हैं, इसलिए अपनी बात साहित्य में ही कहना अच्छा लगता है। कबीर के विषय में कहा जाता है कि कबीर की भाषा उनकी दासी थी, यानी कबीर जहां जहां गए, जिन जिन राज्यों में गए, जिन जिन प्रदेशों में गए, वहां उन्होंने जो अपनी बात कही, वो जब चाहते थे, जैसा चाहते थे, उसी भाषा में अपनी बात करते थे। इसीलिए कबीर के यहाँ हम देखेंगे तो चाहे पंजाबी हो, चाहे राजस्थानी हो, चाहे गुजराती हो, विभिन्न भाषाओं के शब्द हमको देखने को मिलते हैं। और एक बात उन्होंने बहुत मारकर कही, उन्होंने कहा था कि हमरी बोली पूरब की, हमको लखे न कोई, हमको तो सोई लखे जो धुर पूरब का होए। तो ये एक अपनी भाषा और अपनी बोली की एक पहचान है। और हिंदी भाषा की, किसी भी भाषा की जो पहचान होती है, उसकी जो आइडेंटिटी होती है, उसकी लिपि और उसकी बोली से होती है। क्योंकि हिंदी में बहुत सारी बोलियां हैं, ब्रज है, कन्नौजी है, खड़ी है, हरियाणवी है, अवधी है। और साहित्य सृजन की अगर बात देखी जाए तो साहित्य सृजन भी इन बोलियों में हुआ है, अवधी में हुआ है, ब्रज में हुआ है, खड़ी में हुआ है। अभी हमने देखा कि बहुत सारे वक्ता लोग दक्षिण भारत से जुड़े हैं, वे भी बड़ी अच्छी हिंदी में बात कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए जो इसकी जो लिपि है, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें मैं एक बात अपनी जोड़ना चाहूंगा कि किसी भी भाषा के प्रचार प्रसार में एक चीज की बड़ी अहम भूमिका होती है, वो है अनुवाद। मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है सर, बहुत अच्छी आ रही है। जी जी। अनुवाद, जहां तक मैं महसूस करता हूं कि अनुवाद सभी भाषाओं और बोलियों के बीच में नागरी लिपि सम्मेलन में नागरी लिपि के बारे में, उसके विस्तार के बारे में बात करें।
जी जी जी। भाषा का विषय नहीं है आज। धन्यवाद। अब मैं प्रिया भारती जी से निवेदन करूंगा कि वे आए और अपना अध्यक्ष उद्बोधन प्रदान करें। हेलो, हो गया राजमणि जी, आपका हो गया। हेलो। पाल जी हमारे लिए 3 मिनट दीजिए बस। अभी बोलना चाहता हूँ जनजातियों के लिपि ऐसा रहना। अध्यक्ष से कहो ना, अध्यक्ष जी प्रभु चौधरी जी, मुझे 3 मिनट बस बात करने के लिए मौका दीजिए। लिपि के बारे में, भाषा के बारे में। पहले आप बोलिए अध्यक्ष। आने दीजिए। अरे छोड़ो भाई, बेटा छोड़ इसको। ठीक है। मोबाइल पे नहीं नहीं, दुर्घटना हो जाएगी। उसमें नहीं आया। आदरणीय अध्यक्ष जी, महामंत्री जी, मंच पर आसीन सभी अध्यापक, लिपियों का प्राचार्य, नागरिक लिपि के प्रचार सदस्य, नागरिक लिपि परिषद की नागरिक लिपि उद्भव कैसा हुआ? लिपि का उद्भव पहले से प्राचीन काल से देखा जाए तो पहले ही का क्रमबद्ध कई लिपियां है, कई भाषा है, लेकिन इतिहास या चरित्र देखा गया भारत में गौतम बुद्ध पाली भाषा का और लिपियों का अनुकरण किया है। उसके बाद ब्रज भाषा है, तुलसीदास और सूरदास, कई लोग ब्रज भाषा में भी ये लोग प्रचार प्रसार किए हैं। उसके बाद संस्कृत और ब्रह्मलिपि से बनी हुई नागरी लिपि प्रचार 1000 साल से ही प्रचलित हुई है। उसके बाद ये नागरी लिपि का महत्व, इसमें नागरी लिपि में मुख्यतः वैज्ञानिकता और सरल सुगम और जैसे बोले हैं वैसे ही लिखते हैं, वैसे ही पढ़ाते हैं। नागरी लिपि में कई शब्द व्यंजन आपको सरल होते हैं, स्वर और व्यंजन, और आपको कई दक्षिण भारत भाषाओं में लिपियों में कई कठिनाइयां होती है। उदाहरण तमिल भाषा में कई कठिनाइयां होती है, एक अक्षर से 4 शब्दों में बोली जाती है। ऐसी मलयालम में भी है, तेलुगु में भी है, कन्नड़ा में भी है। लेकिन नागरी लिपि पूर्वोत्तर भाषाओं में अभी क्रमबद्ध नागरी लिपि से ही होता है, क्योंकि पूर्वोत्तर में भारत के सभी भाषाओं में आधा नागरी लिपि आपको मिल जाता है, लिपि का शब्द अक्षर भी मिल जाते हैं। लेकिन आज भारत देश में कम से कम हरसिंह पाल जी ने बोला है 9,000 मेरे ख्याल से कुछ हजारों लिपियां क्रमबद्ध करना है भाषाओं को, मौखिक भाषाओं को। आदिवासी जनजातियों में कई भाषा होते हैं, कई परिवार होते हैं, वो परिवार सीमित रहते हैं। वो सीमित जिलों का भाषा लिखित और लिपि के रूप में क्रमबद्ध करना है, ये भारत सरकार का प्रथम कर्तव्य है। और भारत सरकार आप अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं वो। आवाज भी नहीं आ रही। आपको क्रमबद्ध करने के लिए भारत सरकार ने एक योजना बनाना है, वो भी विश्वविद्यालयों के जो पीएचडी पीएचडी पढ़ने वाले जो भी है,
वो लोग नागरिक लिपि का महत्व हर एक विद्यार्थियों को समझाना है। नागरिक लिपि क्या है, नागरिक लिपि से क्या होता है, नागरिक लिपि का वैज्ञानिकता में कितना महत्व है, ये समझाना है। ये प्रथम कर्तव्य आप लोगों का, जो प्राचार्य लोगों का और गुरुओं का और आप विश्वविद्यालय में जो कुलपति लोगों का, यही करना जरूरी है। लेकिन सम्मेलन में, संगोष्ठी में नागर लिपि का महत्व बोलने से आपको मालूम होता है सीमित रहता है। इसका प्रचार और परीक्षा के रूप में लिपि को भी अनिवार्य करना भारतीय सभी भाषाओं में सभी पुस्तकों में लिपि, नागर लिपि बोध एक प्रारंभ करना है। ये मेरा सुझाव है। धन्यवाद। ये आपका बहुत अच्छा। आइए। नमस्कार। मंच पर सभागार में उपस्थित सभी विद्वत जनों का मैं सादर नमन करती हूँ। आज यह अवसर प्रदान करने वाले सभी महानुभावों को मैं प्रणाम करते हुए, वैसे आज आई फील लाइक अ प्राउड मदर, मतलब मैं एक गौरवान्वित माँ के समान महसूस करती हूँ, क्योंकि मेरे दोनों शोधार्थियों ने जो भी उक्तियाँ, छोटी सी उक्तियाँ या पंक्तियाँ उन्होंने कही है, उनकी सराहना आप लोगों ने की है। बड़ा ही अच्छा लगा मुझे। एक माँ के समान मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। बड़ा अच्छा लगा। तो आज हरसिमरपाल जी जो अपने वक्तव्य में बता रहे थे, बहुत सारी बोलियां लुप्त होती जा रही हैं। तो इसके लिए, क्योंकि आंध्र प्रदेश के मैं थोड़ी आंध्र प्रदेश की पहाड़ की बोलियों की बात में कहना चाहती हूँ कि वहाँ पर भी जो बच्चे आजकल पढ़ रहे हैं, जो पढ़ाई करने शहर की ओर आ रहे हैं, तो वहाँ पर मतलब अपने घर में रहकर अपनी बोली बोलने की बात अलग होती है, और शहर में आकर यहाँ आप तेलुगु, ज्यादातर तेलुगु भाषा में ही है, तो वो भाषा अपनी भाषा में भूलते हुए जा रहे हैं। तो ये बात तो है। बहुत कम ऐसे बोलियां जो अभी भी बहुत ही अच्छे से, मतलब बच्चों को भी अपनी बोली में ही बोलने के लिए वो मतलब वो बोलने के लिए तत्पर रहते हैं बच्चे भी। तो इसीलिए जैसे हम लोग देवनागरी को आगे बढ़ाने की हम लोग जब प्रचार कर रहे हैं, तो ऐसे पहाड़ी इलाकों में भी हम जाएं और उन्हें बताएं कि नागरी में मतलब ये ध्वन्यात्मक है, हम सब जानते हैं। तो सारी ध्वनियां इसमें आ सकती है नागरी लिपि में, क्योंकि बोलियां जो भी हैं वो लिपि ही है, हम जानते हैं। तो लिपि उनके लिए वैसे भी हमारे यहाँ आंध्र विश्वविद्यालय से प्रसन्न श्री नाम से एक अंग्रेजी प्रोफेसर, वो बहुत सारी बोलियों के लिए उन्होंने स्क्रिप्ट बनाया। केवल स्क्रिप्ट बनाने से कुछ नहीं होता ना, तो वहां जाकर उनको सिखाना भी होता है। तो ये वाली बात भी मतलब जो नया कुछ बना के सिखाने के बजाय जो है नागरी लिपि, तो हम सब जानते हैं, बच्चे भी आजकल तेलुगु हिंदी पढ़ रहे हैं, तो क्यों ना हम नागरी लिपि को भी बहुत ज्यादा विस्तृत रूप से उसका प्रचार करें तो बड़ा अच्छा है। तो वहां पर आंध्र के प्रांत में केवल एक लिपि के लिए बहुत साल पहले एक बोली मतलब लिपि बनवाई गई थी। सवरा भाषा हम लोग बोलते हैं, तो सवरा के लिए एक बोली है और वहाँ लिपि है, और वहाँ तीसरी कक्षा तक वो लोग अपनी बोली में ही बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं। तो इसी प्रकार मतलब वो बोली फिर बाहर आने के बाद वो मतलब लुप्त ही हो जाती हैं, वो बोल नहीं पाते, और तेलुगु में कहिए, अंग्रेजी कहिए,
हिंदी जो भी त्रिभाषा सूत्र तो हमारे यहाँ है ही, तो त्रिभाषा सूत्र के अनुसार हम लोग ये 3 भाषाएं ही पाठ्यक्रम में है। तो इन 3 भाषाओं में बच्चे पढ़ते हैं और सीखते हैं, तो आगे वो भाषाएं या वो लिपि जो है वो याद नहीं रख पाते, क्योंकि उसका ज्यादातर उसका उपयोग मृत ही हो जाता है ना, नहीं लिख पाते, नहीं कर पाते। तो अगर हम मतलब देश भर में बहुत कई भाषाओं के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग कर रहे हैं, तो जो भी जनजातीय भाषा लिपि का प्रयोग अगर करें तो बड़ा ही अच्छा होगा, ज्यादातर लोगों तक ये नागरी लिपि पहुंचेगी और उनकी बोलियां भी पहुंचेगी, ये मेरा मानना है। वैसे वही नागरी लिपि के बारे में मैं एक मतलब हमारे मैथिली शरण गुप्त जी ने जो नागरी और हिंदी के बारे में उन्होंने कहा था, तो एक थोड़ा सा अंश उनकी कविता का एक अंश मैं आपके सामने याद दिलाना चाहती हूँ, आप सब जानते ही होंगे। तो है हर्ष अगणित बंधु जनों की, सॉरी, है हर्ष अगणित बुद्ध जनों की दृष्ट इस पर हो रही, वह कौन भाषा है जिसे यह लिख सके न सही सही, लिपि एक हो सकती यही संपूर्ण भारत वर्ष में, हित है हमारा इसी लिपि के सर्वथा उत्कर्ष में। तो मेरा भी ये मानना है कि नागरी लिपि के द्वारा हम लोग एक मतलब एकता स्थापित कर सकते हैं और सभी बोलियों के लिए ये लिपि हम लोग प्रयोग में लाया जा सकता है। क्योंकि वैसे मैं बोल रही थी कि 3री कक्षा तक सबरा भाषा में बच्चों को पढ़ाया जाता है, क्योंकि कहते हैं ना कि मातृभाषा में अगर सिखाया जाए तो बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं। जैसे मातृभाषा की भी बात है और कई मतलब कहते हैं कि कई विद्वानों का ये भी कहना है कि बच्चे अगर 8वीं कक्षा 8-10 साल के उम्र के बच्चे जो हैं बहुत सारी भाषाएं वो सीख सकते हैं। तो क्यों ना हम मतलब कि 2-3 भाषाएं नहीं और ज्यादा मतलब जो जहाँ दूसरे प्रदेश में जाए, या अंग्रेजी तो है ही अंतर्राष्ट्रीय भाषा है और वो सीख भी रहे हैं, तो भारत को एक बनाने के लिए जैसे कई विद्वान ये इस बात पर एक मत है कि उत्तर के जो भी पाठ्यक्रम में दक्षिण की कोई भाषा, एक भाषा अगर सम्मिलित मतलब ऐच्छिक रूप से मतलब दिया जाता है ना, तो वैसे मतलब कोई भी भाषा अगर वो सीखना चाहे तो इस प्रकार अगर पाठ्य प्रणाली में अगर ऐसा कुछ हो सके तो आप बड़े जो भी विद्वजन हैं उस पर अगर विचार करें तो बड़ा अच्छा ही होगा हमारे भारत की एकता के लिए। हिंदी तो है ही, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा संविधान में चाहे ना भी लिखा हुआ हो, फिर भी राजभाषा के द्वारा हम हिंदी का ही मतलब राजभाषा देवनागरी के द्वारा हम लोग हिंदी का ही प्रसार कर रहे हैं। तो हिंदी भाषा हर कोई सीख रहे हैं। जैसे दक्षिण में हम लोग दक्षिण से केरल से हम मैडम लोग आए हैं, आंध्र और तेलंगाना से हम लोग आए हैं। वैसे राजरानी जी तो हम सब मतलब हिंदी का इतने बड़े समर्थक हैं और नागरी लिपि का भी अच्छे समर्थक हैं कि देश भर में मतलब ऐसा नहीं है, कहीं भी विरोध नहीं होगा मेरे ख्याल से, तो कहीं भी विरोध नहीं आएगा। तो इसका प्रचार प्रसार और थोड़े विस्तार से हमें करना होगा, ये मेरा मानना है। तो वही भाषा की मातृभाषा की बात कहते हुए भारतीय जी कहते हैं ना, और एक अतिलाभ यह या में प्रगट लखात निज भाषा में कीजिए जो विद्या की बात। क्योंकि अंग्रेजी भाषा में बहुत कुछ बताया गया था, तो अंग्रेजी को ले आया गया, उसी का अनुवाद हम लोग कर रहे हैं। तो कई बार वैज्ञानिक शब्दों का अनुवाद भी कहीं नहीं हो पाता, और अनुवाद अगर हम कर रहे हैं तो बहुत ही कठिन हुआ जा रहा है। आजकल
जाए तो उसको याद रखना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो इसीलिए अगर सरल भाषा में उसका अनुवाद भी करें तो मतलब जैसे हम लोग सामान्य जनता में हम लोग मोहित ले जा सकें कि अनुवाद किस प्रकार का हो तो बड़ा ही अच्छा हो। तो ये मेरा मानना है। तो मैं इन्हीं थोड़ी सी बातों से मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद भारती जी। अब आभार व्यक्त करने के लिए अगले सत्र में हो जाएगा। कोई बात नहीं, अभी चलिए बाबा रखिए। आज के इस सत्र में कुछ लोगों ने यहाँ अपने सीधे सीधे विचार व्यक्त किए, कुछ लोगों ने ऑनलाइन भी इसमें सम्मिलित होकर के अपने विचार दिए। हम सब लोग उनके मूल्यवान विचारों से लाभान्वित हुए हैं और हम उन सबके प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा वक्तव्य दिया, हम लोगों को मार्गदर्शन दिया। हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। हम जो नागरिक लिपि परिषद के कार्यकर्ता हैं, हर कार्य के लिए तैयार रहते हैं। जब हमारा सफाई कर्मचारी नहीं आता, हम अपने कार्यालय में अपने हाथ से झाड़ू लगाते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। तो चाहे हमें संचालन करना हो, हाँ। तो अगला हमारा सत्र सूचना प्रौद्योगिकी वाला, और इसके लिए हमारा सत्र जिन सज्जन को यहाँ पर आना था वो किसी कारणवश नहीं आ पाए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हमारा तो कार्यक्रम चलेगा ही। हाँ, आंध्र विश्वविद्यालय में प्रवासी साहित्य पर एक संगोष्ठी हुई थी। तेलुगु, हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में उस संगोष्ठी में ऑनलाइन विशिष्ट व्यापकता के रूप में हमारे हरिपाल सिंह जी आए थे और उस प्रवासी साहित्य की किताब हम अभी आई है, तो हम लोग उनको ये प्रदान करना चाहते हैं। फोटो कौन लेगा भाई? ताली बजाइए। प्रवासी साहित्य पर आंध्र विश्वविद्यालय आंध्र विश्वविद्यालय विशाखापट्टनम के लिए और बहुत बहुत धन्यवाद उस कार्यक्रम की संयोजिका डॉक्टर विजया भारती जल्दी जी को, बहुत बहुत धन्यवाद शोधार्थियों को। अब हम अगले सत्र के लिए आते हैं। अगले सत्र का विषय है सूचना प्रौद्योगिकी और नागरिक लिपि। यानी जो आज हमारे हाथ में ये मोबाइल है,
लैपटॉप है और कंप्यूटर है, उसके माध्यम से कैसे हम नागरिक लिपि का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उसके लिए ये सत्र हमने रखा है। और हमारा जो भी सम्मेलन होता है उसमें हम ये सत्र जरूर रखा करते हैं। यहाँ तक कि जो हमारी संगोष्ठियां होती हैं दिल्ली में या बाहर, उसमें भी हम सूचना प्रौद्योगिकी पर एक सत्र रखते हैं। तो सूचना प्रौद्योगिकी के सत्र के लिए प्रभु चौधरी जी की अध्यक्षता रहेगी। आइए प्रभु चौधरी जी आप अध्यक्षता के लिए आए। वक्ता के रूप में लक्ष्मीकांत वैष्णव उपस्थित रहेंगे और संचालन के लिए मुत्याल राव विशाखापट्टनम से रहेंगे। आइए। और हमने अभी कहा है जो हमारे इस कार्यक्रम के लिए आना चाहते थे, श्री ललित भूषण जी, आप नराकाश के यानी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति गाजियाबाद उपक्रम के आप सदस्य सचिव हैं। उनकी पत्नी का अचानक ही तबीयत खराब होगी, कल नहीं आ पाए किसी कारणवश, जब उनकी कल बैठक थी। आज 11 बजे तक उनको यहाँ आना था, तो उनका संदेश आ गया, तो हम उनकी जगह आइए। ये बैनर भी ठीक कर दीजिएगा, बैनर गिरा है। तो लक्ष्मीकांत वो अपने ललित भूषण जी भी हमने हमारे ऑनलाइन जुड़ेंगे, उनसे भी हम बात शुरुआत भी करेंगे। लेकिन चूंकि ये हमारे सोदार जी भी हैं, मुख्याल जी जो संचालन करेंगे, और लक्ष्मीकांत जी हमारे अध्यापक हैं, तो ये इस विषय पर प्रकाश डालेंगे कि सूचना प्रौद्योगिकी के रूप में नागरिक लिपि की क्या उपयोगिता है, क्या भूमिका है और क्या इसकी उपलब्धियां हैं। धन्यवाद मुख्याल। सभी को नमस्कार। मुझे अवसर मिला है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस सत्र के मुख्य वक्ता लक्ष्मीकांत वैष्णव जी ने आकर अपना भाषण समर्पित किया। महासाध्य को सादर नमन, श्रद्धेय गुरुवर जी को सादर नमन, मंचस्थ हमारे डॉक्टर प्रभु चौधरी सर जी को सादर प्रणाम करता हूँ, और कार्यक्रम उपस्थित आप सभी सुधीजनों को सादर नमन वंदन करते हुए नागरिक लिपि और सूचना प्रौद्योगिकी पर मुझे जो विषय है उसको मैं आप सबके समक्ष रखने का प्रयास करता हूँ। जैसा कि हम सभी पता है कि आदिकाल से ही अपने विचार एवं भाव को अभिव्यक्त करने हेतु मनुष्य सांकेतिक चिन्हों का प्रयोग करते आ रहा है। जैसे जैसे सोचने समझने की शक्ति का विकास होते गया, मनुष्य ध्वनि चिन्हों, चित्र आदि का प्रयोग अपनी अभिव्यक्ति हेतु करने लगा। अब इसी में ही मैं यदि सीधे सूचना प्रौद्योगिकी की ओर आऊं, तो मानव विकास में संगणक, जिसे हम कंप्यूटर का प्रयोग बहुत ही क्रांतिकारी इसमें सिद्ध होगा, जिसे समझने हेतु अलग से लिपि भाषा का प्रयोग किया जाता था। संगणक के आविष्कार और विकास के साथ साथ अद्यतन रूप में भाषा का प्रयोग किया जाने लगा। यदि सूचना प्रौद्योगिकी का मैं विकास को लेकर के चलूं, तो जैसा कि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ने मानव जाति के कार्यों को केवल सुलभ ही नहीं, अपितु विश्व के समस्त कार्यों में अपनी भूमिका को महत्वपूर्ण सिद्ध करते हुए अपने महत्व को बदलाया है। यदि मैं 3000 ईसा पूर्व में अभिकस का आविष्कार की बात करूं, तो हो चाहे इसमें 1800 ईसा में संख्यात्मक समस्या समाधान हेतु एल्गोरिदम का अन्वेषण हो, या फिर 1822 में चार्ल्स बेबेज का मैकेनिकल कंप्यूटर, या 1837 का एनालिटिकल इंजन, अथवा 1945 का एनियाक, चाहे आज प्रयोग की जा रही सुपर कंप्यूटर, इन सभी कंप्यूटर में विकास के साथ साथ भाषा का प्रयोग भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य था, क्योंकि प्रौद्योगिकी में विकास के साथ सूचना के आदान प्रदान में भी परिवर्तन आना स्वाभाविक था। जैसे ईमेल, मैसेज, चैटिंग आदि इसके उदाहरण हैं। सूचना प्रौद्योगिकी हमारे व्यक्तिगत जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। हमारे कार्य क्षेत्र, व्यवसायिक क्षेत्र के कार्यान्वयन आदि में सूचना को प्रेषित करना, संग्रहित करना, सूचना को बनाना और प्रदर्शित करना हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर संचालित करने हेतु आवश्यक है। इसी संबंध में एंडी सेंचुरी जी के कहते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी का अर्थ है आवाज, डेटा और वीडियो का उपयोग करके सूचना का प्रबंधन और वितरण करने के लिए हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर सेवाओं और सहायक बुनियादी ढांचे का उपयोग। इसी के संबंध में यूनेस्को ने भी अपने तर्क रखे कि तकनीकी उपकरणों और संसाधनों का एक ऐसा सेट जिसका इस्तेमाल सूचना को संचारित करने, संग्रहित करने, बनाने, साझा करने या आदान प्रदान करने के लिए किया जाता है। इन परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि सूचना प्रौद्योगिकी में कंप्यूटर का प्रयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है, किंतु सूचना प्रौद्योगिकी हेतु संचार तंत्र को अनदेखा नहीं किया जा सकता है।
सूचना प्रौद्योगिकी में संचार तंत्र का उतना ही महत्व है जितना कंप्यूटर का। कंप्यूटर, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, संचार सूचना प्रौद्योगिकी के अभिन्न अंग हैं। इसी में यदि मैं भाषा के उपयोग को लेकर के चलूं तो सूचना प्रौद्योगिकी में भाषा के उपयोग की बात की जाए तो दूरसंचार का प्रमुख क्षेत्र यह रहा है। दूरसंचार की व्यवस्था विकास के स्तर में तीव्रता एक मुख्य कारण है। आज तेजी से विकसित हो रही ई लाइब्रेरी अर्थात डिजिटल पुस्तकालय, ई पत्रिका, ई समाचार पत्र, ई ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैट, टेक्स्ट मैसेज, टेलीविजन, टेलीफोन, डेटाबेस संचालन, लोकल एरिया नेटवर्क हो चाहे वाइड एरिया नेटवर्क, डब्ल्यू वेबसाइट आदि के द्वारा वेब सर्च हो, इलेक्ट्रॉनिक निर्देशिका या ई पुस्तिका आज दूरसंचार के बिना संभव नहीं थे, जिसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी में भाषा का प्रयोग एक सेतु का कार्य करता है, जो भाषा के डिजिटलीकरण को इंगित करता है। अब यदि मैं नागरी लिपि और सूचना प्रौद्योगिकी में इसका संबंध देखूं, तो कुछ लोग नागरी लिपि को चाहे नगर प्रदेश में प्रयोग की जाने वाली भाषा लिपि कहें या गुजरात के नागर प्रदेश के ब्राह्मणों द्वारा प्रयोग की गई लिपि के कारण नागरी कहें। सत्य तो यही है कि नागरी लिपि का परिवार बहुत ही समृद्ध और अद्भुत इतिहास का प्रतीक है। सूचना प्रौद्योगिकी में नागरी लिपि का प्रयोग इसके महत्व और उपयोगिता में बहुत ही सार्थक सिद्ध होता है। नागरी लिपि एक वैज्ञानिक लिपि है। इसमें प्रयोग किए जाने वाले वर्ण, शब्दों के नाम, उच्चारण, उनका अर्थ एक होता है। यह बाएं से दाएं लिखी जाती है। इसमें हस्व, दीर्घ स्वर, व्यंजन, कोमल, कठोर, अल्पप्राण, महाप्राण, अनुनासिक, अंतस्थ, उष्म होते हैं। जैसे स्वरों में अ, आ, ई, उ आदि तथा व्यंजन में क, ख, ग, घ, अंग आदि जैसे लिखे जाते हैं वैसे ही पढ़े जाते हैं। अतः सूचना प्रौद्योगिकी में नागरी लिपि के अनुप्रयोग हेतु बहुत से कार्य किए गए, जिससे नागरी लिपि को डिजिटल रूप में प्रयोग किया जा सके। यदि नागरी लिपि के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग देखें तो फॉन्ट्स और कीबोर्ड का निर्माण करना इसमें बहुत ही ज्यादा चुनौतीपूर्ण कार्य था। नागरी लिपि को लिखने के लिए एक विशेष कीबोर्ड या लेआउट का डिजाइन किया गया ताकि फॉन्ट्स के प्रयोग में सरलता हो सके। भाषा के क्रियान्वयन हेतु नागरी लिपि में प्रोसेसिंग टूल्स लगाए गए। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन का जिसे OCR कहते हैं, नागरी लिपि के लिए OCR तकनीक का विकास किया गया। यदि निष्कर्ष की ओर चलूं तो सूचना प्रौद्योगिकी में नागरी लिपि का अनुप्रयोग नागरी लिपि को पढ़ने, समझने और भाषा के विकास में एक प्रेरक का कार्य करती है, जो डिजिटल रूप साक्षात्कारकर्ता हो या फिर बढ़ावा देती है, जिसमें नागरी लिपि से संबंधित भाषा का संरक्षण संवर्धन हेतु आवश्यक है, जो शिक्षा और अनुसंधान कार्य को बढ़ाने में सहयोग करती है। हमारी संस्कृति को संरक्षित और प्रसारित करने हेतु नागरी लिपि का सूचना प्रौद्योगिकी में अनुप्रयोग बहुत ही प्रेरक और महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस शोध पत्र को बनाने में मुझे भाषा विज्ञान में श्री डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी का, श्याम सुंदर दास जी के लिखे हुए पत्र मुझे काम आए और साथ ही साथ इसमें भाषा प्रौद्योगिकी सिद्धांत तो प्रोफेसर KV रेड्डी जी और भाषा सूचना प्रौद्योगिकी डॉक्टर रामविलास शर्मा जी के कुछ संदर्भ मैंने इसमें लिए हुए हैं। आप सभी को सादर प्रणाम, धन्यवाद। धन्यवाद वैष्णव जी, आपने बहुत सुंदर भाषण दिया है। ललित भूषण जी, आप ऑनलाइन में आपका भाषण प्रस्तुत कीजिए। आपका भाषण बोलने की कोई भी भाई प्लीज इसको हटा दो। इस बात पे विशेषज्ञ है। ओझा जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ लक्ष्मीकांत वैष्णव जी को सम्मान करने के लिए। वो जो कौन जो रंगे की वहाँ पर आ जाए। नहीं आज हाँ ललित जी आ गए हैं क्या? ललित जी अभी नहीं शुरू जुड़ रहे हैं ऑनलाइन, वहां पर उनका मैप शुरू हो रहा है।
हाँ 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 और बस छावा तो अब आप रामकृष्ण शुरू राव जी शुरू का कर आमंत्रित दीजिएगा, कर रहा हूँ शुरू कर दीजिए ललित भूषण। प्रभु जैन जी को सम्मान करने हाँ के तो बस अपनी माइक ऑन कर दीजिए, प्रभु जैन जी का सम्मान करने माइक ऑन करिए, ठीक है चलो ठीक है। ऑनलाइन पर बोल दीजिए, ऑनलाइन पर बोल दीजिए, माइक से बोल दीजिए। ललित भूषण जी आप आ गए? आ गए आ गए आ गए आ गए। आ गए। माइक लगाओ बेटा, माइक लगाओ बेटा वहीं। ललित भूषण जी अब शुभारंभ कर दें। हाँ सर, स्वागत है आपका अपना उद्बोधन में। ये ललित भूषण जी की पीपीटी आप इसमें देखिएगा, सूचना पत्र। ललित जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। अ, हाँ बस हाँ सर, पीपीटी माइक दिख पा खोलिए। रही है। ठीक है, आ हाँ रही है सर अब अच्छा स्पष्ट। पीपीटी दिख रही है ना, बस इस बात का और संकेत हाँ करें। दिख रही है सर, दिखाई दे रही है। हाँ आप सभी विद्वत जनों को मेरा प्रणाम और सभी विद्वानों को मेरा प्रणाम और बहुत बात का इस महत्वपूर्ण अवसर पर मुझे जुड़ने का आपने अवसर दिया है। तो आज हम बात करेंगे सूचना प्रौद्योगिकी और नागरिक लिपि का आपस में क्या सामंजस्य स्थापित हो चुका है, क्योंकि तकनीक के इस दौर में हम भारतीय भाषाओं की जब बात करते हैं और भारतीय भाषाओं की बहुत सारी ऐसी भाषाएं जिनकी लिपि देवनागरी है, तो हम ये पाते हैं कि भारतीय भाषाओं ने या यूं कहें कि देवनागरी लिपि ने नई तकनीक के साथ में बहुत सरलता से और बहुत अच्छी प्रकार से एक सामंजस्य स्थापित किया है। तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे और ये बताने की तो आवश्यकता है ही नहीं कि कौन कौन सी भाषाएं हैं संविधान में स्वीकृत जिनकी लिपि देवनागरी है, यानी उन भाषाओं को हम देवनागरी लिपि के माध्यम से लिखते हैं, व्यक्त करते हैं। वो तो सब आप विद्वान हैं, सब जानते ही हैं, लेकिन फिर भी मैंने एक संक्षिप्त परिचय इसके माध्यम से दिया है। उसके अलावा आज हिंदी की जो स्थिति है या देवनागरी की स्थिति है वो ये है कि संपूर्ण इंटरनेट जगत में कितना भी कठिन से कठिन विषय हो, तकनीकी हो या मानविक विषय, सभी का साहित्य, सभी का लिटरेचर, सभी की विषय वस्तु कंटेंट्स मौजूद है। बस आवश्यकता है कि हम नागरी लिपि के उपयोगकर्ता अपने भाषा में उस विषय वस्तु को खोजें, उसको सर्च करें। होता क्या है कि हम अभी भी हिंदी की बजाय अंग्रेजी के पोर्टल की ओर दौड़ रहे हैं। उससे क्या होता है कि जो पोर्टल हिंदी में तैयार किए गए हैं उसका पूरा लाभ नहीं मिल रहा, क्योंकि जब हम किसी पोर्टल को हिट करते हैं, उसको खोलते हैं, तो ये पता चलता है कि इस पर कितने हिट्स आए, कितने लोगों ने इसको खोला, कितने लोगों ने इसका प्रयोग किया। अगर हम उन पोर्टल को खोलेंगे ही नहीं तो कहीं ना कहीं उन पोर्टलों को हिंदी में बनाना या देवनागरी लिपि में तैयार करने की जो सार्थकता है वो होगी नहीं, हमारे सामने पूर्ण नहीं होगी। जैसे एक छोटा सा उदाहरण दूं कि मैं गाजियाबाद में हूँ और आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम पर जाता हूँ, तो वहां मुझे ट्रांजैक्शन के लिए कई विकल्प मिलते हैं। अंग्रेजी का भी मिलता है, हिंदी का, मराठी का और संस्कृत का। अगर मैंने या गाजियाबाद के किसी भी उपभोक्ता ने संस्कृत के ऑप्शन का चुनाव नहीं किया तो 1 या 2 साल बाद वो देखेंगे कि इस पर तो कोई प्रयोगकर्ता है ही नहीं, यूजर्स है ही नहीं। तो हो सकता है कुछ दिनों बाद वो संस्कृत का ऑप्शन हटा लें। इसी तरह जब हिंदी के पोर्टल तैयार किए जा रहे हैं, देवनागरी का कंटेंट्स इंटरनेट पर दिया जा रहा है और हम लोग उसको प्रयोग ही नहीं करेंगे, तो वो अनावश्यक बोझ अपनी साइट पर या अपने पोर्टल पर क्यों बढ़ाएंगे। तो एक दिन ऐसा आएगा कि फिर वो उसको स्किप कर देंगे, हटा देंगे। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम अपनी भाषाओं को
इंटरनेट पर खोजें, अपने विषय वस्तु को अपनी भाषाओं में इंटरनेट पर खोजें। आज तकनीक की जब हम बात कर रहे हैं तो कौन-कौन सी सुविधाएँ हैं, आज हम इस पर बात करेंगे। अनुवाद के लिए बहुत सारे टूल्स हैं, राजभाषा विभाग ने एक टूल्स बनाया है कंठस्थ, उसके अलावा शिक्षा मंत्रालय ने अनुवादिनी बनाया है, बहुत ही सुंदर टूल है और अनुवादिनी की विशेषता ये है कि देश और दुनिया की 27 भाषाओं में ये आपको अनुवाद की सुविधा देता है। मैं ज़रा दरवाज़े बंद कर दूँ, आवाज़ आ रही है। मैं अनुवादिनी की बात कर रहा था, शिक्षा मंत्रालय का जो AICTE यानी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, ये वही तकनीकी शिक्षा परिषद है जिसने MBA की, इंजीनियरिंग की और मेडिकल की पुस्तकें तैयार की हैं हिंदी में और भारतीय भाषाओं में, और आज हमारी मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में हो रही है। तो इन्होंने एक अनुवादिनी नाम का सॉफ्टवेयर तैयार किया है और उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप देश की और दुनिया की कई भाषाओं का जो विषय वस्तु है, यानी आपके पास कोई टेक्स्ट है तो उसका परस्पर अनुवाद कर सकते हैं। आप अंग्रेजी से हिंदी में, अंग्रेजी से तमिल में, मराठी में, स्पेनिश में, फ्रेंच में या डच भाषाएँ, ऐसी 27 भाषाओं में, और इसी तरह डच का हिंदी में, इंग्लिश में अथवा और दूसरी भारतीय और विदेशी भाषाओं में अनुवाद कर सकते हैं। विशेषता इसकी एक ये है कि मान लीजिए आपका कोई ब्रोशर है जिसमें आपका चित्र भी है, टेबल भी है, कलरफुल है, तो जब आप उसका अनुवाद करेंगे ना अपनी मनचाही भाषा में, तो वो केवल अनुवाद ही नहीं करेगा, पूरा जो लेआउट है, जो उसका प्रारूप है, जहाँ पे नीला रंग है, जहाँ बोल्ड है, जहाँ इटैलिक है, जहाँ चित्र लगे हुए हैं, वो यथावत यानी एज इट इज रहेंगे, केवल भाषा का परिवर्तन होगा। तो ये अपने आप में एक विलक्षण कार्य है। मैं उसका भी एक डेमो भी आपको दिखाऊंगा अगर समय हुआ तो। तो ये अनुवादिनी की विशेषता है और कंठस्थ तो है ही, अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी में राजभाषा विभाग द्वारा तैयार किया हुआ बहुत सुंदर ये भी एक अनुवाद का टूल है। एक है बोलकर पाठ तैयार करना, यानी आप अंग्रेजी में कुछ कंप्यूटर पर या डेस्कटॉप पर, लैपटॉप पर अपना काम करना चाहते हैं, तो आप उसको जो है बोलकर भी इस पाठ को तैयार कर सकते हैं। तो कैसे करना है उसके लिए भी मैं बताऊंगा। एक मैं बताऊंगा आपको कि किस तरीके से आपके पास कोई चित्र में कोई सामग्री टाइप की हुई है, कोई साइन बोर्ड है या कोई PDF है और आप चाहते हैं कि वो सब हमें हिंदी में टाइप ना करना पड़े, तो आप उससे उस PDF को, उस इमेज को आप कन्वर्ट कर सकते हैं हिंदी में या अपनी मनचाही भाषा में। तो इस पर भी मैं आपको बताऊंगा। तो मैं सबसे पहले बोलकर टाइप करने का जो तरीका है इस समय, जो कई प्रणालियां हैं इस समय, लेकिन एक विशेष पर जो खास तौर पे हम प्रयोग करते हैं उस पर मैं बात करूंगा। तो आप देखिए, सबसे पहले मैंने अकाउंट खोला हुआ है, ये मेरा जीमेल अकाउंट है। आप देख पा रहे हैं ना मेरा जीमेल अकाउंट? कृपया हाँ या ना का उत्तर दें। आप ये मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं ना? हाँ सर, दिखाई दे रही है स्क्रीन आपको स्पष्ट। राजू ये बंद कर दो दोनों दरवाजे, ये बाहर वाला ही बंद कर दो। तो अभी करना क्या है हमें कि जीमेल अकाउंट मैंने खोला हुआ है। इसमें जो आपको आवश्यकता होगी, एक तो आपके पास जीमेल अकाउंट होना चाहिए, इंटरनेट की कनेक्टिविटी होनी चाहिए और जो ब्राउजर है वो क्रोम होना चाहिए। क्रोम माने ये जो आप देख रहे हैं ना, लाल, पीला, हरा और नीला, ये गोला, इसका प्रयोग करना है। एक आप देख रहे हैं एज, इसका प्रयोग करेंगे तो इस पर आपको आउटपुट नहीं मिलेगा, रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो आपको ये क्रोम ब्राउजर प्रयोग करना है। और मैंने इधर जीमेल खोला हुआ है। जीमेल में आप देखिए कि यहाँ पे एप्लीकेशंस हैं गूगल के, 9 बिंदु दे रखे हैं और यहाँ जब आप क्लिक करते हैं 9 बिंदुओं पर तो आपको गूगल के तमाम एप्लीकेशंस दिखते हैं। इसमें गूगल मैप भी है, यूट्यूब है, जीमेल है, मीट है। और इसी को थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो हमें थोड़ा सा नीचे जाने के बाद डॉक्स यानी गूगल का डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाई देगा। तो मैंने गूगल का डॉक्यूमेंट को मैंने क्लिक किया और अब मेरे पास एक नया पेज खुलेगा और इसमें तमाम तरह के आपको लेआउट मिल रहे हैं। सबसे पहले ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपको दिख रहा है, यहाँ जाकर हम इस ब्लैंक डॉक्यूमेंट को क्लिक करेंगे और देखिए तमाम ऑप्शन आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर दिख रहे हैं, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट और टूल्स। तो टूल्स पर आपने क्लिक करना है।
थोड़ा सा नीचे आप जाएंगे, देखेंगे वॉइस टाइपिंग का आपको एक विकल्प दिख रहा है। मैंने इसको क्लिक किया, यहाँ एक माइक्रोफोन का चिन्ह है और इसी चिन्ह के ऊपर तमाम भाषाएं यहाँ हमें परिलक्षित हो रही हैं। सबसे पहले कुछ भाषाएं हैं जिनको रोमन स्क्रिप्ट में दिखाया हुआ है। थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे नीचे तो पर्शियन और अरेबिक में आएंगी। उसके बाद में भारतीय देवनागरी भाषाएं हों, देवनागरी लिपि हो या भारतीय और भाषाएं हों। तो यहाँ देवनागरी में हमें हिंदी दिखाई दे रही है। मैंने इसको सिलेक्ट किया और फ़ॉन्ट साइज में आपको बढ़ा लेता हूँ ताकि जो भी विषय वस्तु यहाँ टाइप की जाएगी बोलकर वो आप सुगमता से देख पाएंगे। तो अब क्योंकि माइक्रोफोन ब्लैक कलर का है, काले रंग का है, मैंने अब ये काम करने के लिए तैयार नहीं है। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा ये लाल रंग का हो जाएगा और फिर ये काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। मैंने इसको क्लिक किया, अलाउ कर देता हूँ। नमस्कार, नागरी लिपि परिषद द्वारा आयोजित अमरकंटक की पावन भूमि में महत्वपूर्ण संगोष्ठी में जुड़े देश और दुनिया के सभी विद्वानों का मैं ललित भूषण हृदय से स्वागत करता हूँ। आप सभी का वंदन करता हूँ। पूर्ण विराम। मेरी बहुत ही इच्छा थी कि मैं आप सभी विद्वानों का प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करूं, लेकिन कुछ अपरिहार्य स्थितियां थीं जिनके कारण मुझे अपनी यात्रा एक दिन पहले स्थगित करनी पड़ी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप विद्वान जन मेरी इस त्रुटि को क्षमा करेंगे और भविष्य में भी मुझे अपने साथ जोड़े रखेंगे। पूर्ण विराम। समय हो गए सर। हाँ जी, समय हो गया है सर, समय। हाँ, तो ये समय हो गया है तो मैंने आपको ये बताया। अब बस एक चीज़ बता दूँ कि मान लो यहाँ मैं त्रुटि बोल रहा था, यहाँ स्तुति आ गया तो मैं इसको बस ठीक करना चाहूँगा। मैं जैसे वर्ड में हम करते हैं इसी तरह मैं इसको वापस ले जाता हूँ और यहाँ दोबारा बोल दूँगा। त्रुटि। तो सर मैंने अपनी ये बात रखी। बहुत सारे ऐसे उपकरण हैं जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं और आपने मुझे ये अवसर दिया है। समय हो गया है। बंद कर दीजिए, समय हो गया है सर। अब बंद हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत-बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत सुंदर प्रदर्शन आपके भाषण के द्वारा दिया है। जो आजकल तकनीकी में देवनागरी लिपि का इस्तेमाल किस तरह हो रहा है, इसे हमारे सामने भी दिखाया है। बहुत बहुत सुंदर प्रस्तुति किया है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, नमस्कार। लिपि का विकास देखिए, इतना सुंदर ऐतिहासिक स्थान से लेकर आज तक प्रौद्योगिकी स्थान तक उनका विकास देखिए आदरणीय है। देवनागरी लिपि का विकास, इसके बारे में मैं एक हरिवंश राय बच्चन जी का एक छोटी सी कविता सुनाना चाहता हूँ। नन्ही सी चींटी जब दान लेकर चलती है, नन्ही सी चींटी जब दान लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देवनागरी लिपि का विकास, इस विकास के बारे में सभी बोलियों के लिए देवनागरी लिपि एक अनुसंधान कार्य कर रहे हैं। इसके बारे में मैं 2 पंक्तियों में बताना चाहता हूँ। देवनागरी लिपि बोलियों की अनुसंधान करने वाली वारदी है। देवनागरी लिपि बोलियों की अनुसंधान करने वाली वारदी है, देशवासियों को आगे ले जाने वाली रथसारथी है, देशवासियों को आगे ले जाने वाली रथसारथी है। ओके, इस सत्र के मुख्य अध्यक्ष प्रभु चौधरी जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं अपने भाषण व्यक्त करने के लिए।
सम्मानित समाज लिपि परिषद नई दिल्ली का इकाई में हार्दिक स्वागत। सूचना प्रौद्योगिकी और देवनागरी लिपि के ऊपर मेरे लेख पहले प्रकाशित हुआ है और एक पुस्तक है ये देवनागरी लिपि तब से अब तक 2 वर्ष पहले हिंदी में और मराठी में उसके 2 संस्करण हैं, उसमें भी ये लेख प्रकाशित हो चुका। आज चूंकि इस पे अपना वक्तव्य देना है तो मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूँ आपकी अनुमति लेके। विज्ञान या तकनीक का अस्तित्व और उसकी उपयोगिता इस बात में निहित रहती है कि समाज का एक आम व्यक्ति उसे अपने फायदे के लिए किस तरह इस्तेमाल करता है, अथवा दूसरे शब्दों में कहे तो आम जन तक किस रूप में पहुंचती है। सूचना प्रौद्योगिकी जो आईटी के नाम से ज्यादा लोकप्रिय है और इंटरनेट का आविष्कार भी इसका अपवाद नहीं। जब विश्व में सूचना क्रांति की बात चल रही थी तो इसके साथ ही सूचनाओं को पहुंचाने के लिए माध्यम यानी भाषाओं का ध्यान जाना आवश्यक है। शीघ्र ही विशेषज्ञ लिए गए भाषाओं को तकनीक के साथ किस प्रकार मिलाया जाए ताकि भाषाएं अपना अस्तित्व खोए बगैर ही तकनीक से जुड़कर कंप्यूटर तथा इंटरनेट को जन जन तक पहुंचा सके। कंप्यूटर और इंटरनेट पर भारतीय भाषाओं के लिए अवसर। भारत में सूचना क्रांति की सफलता तो इसके भारतीय भाषाओं में उपलब्ध संस्करणों से ही तय होगी। इस दिशा में भी सबसे बड़ा कार्य होने जा रहा है, वह है विंडो के हिंदी और तमिल संस्करण का लॉन्च होना। दूसरी ओर यदि इंटरनेट की एक मीडिया और सूचनाओं के प्रसारण वितरण का हिस्सा माने तो भारतीय भाषाओं के लिए इंटरनेट में अच्छी खासी संभावनाएं दिखाई दे रही। लिहाजा भाषाओं पर कार्य करने वाले कंप्यूटर पेशेवरों की कैरियर लाइन भी उज्जवल है। भाषाओं की मीडिया पर पकड़ निम्नलिखित तथ्यों को पढ़कर आसानी से समझा जा सकता है। संस्कृत लिपि में भी कंप्यूटर में काम करना बहुत आसान है। भारतीय भाषाओं का इंटरनेट के साथ तालमेल और उसकी क्या क्या बाधाएं आ रही हैं उसके बारे में है। यह सत्य है कि नेट पर उपलब्ध लगभग सभी तरह की सामग्री नेट पर भारतीय भाषा में देखी जा सकती है, लेकिन इस कार्य को अभी बहुत आगे तक ले जाना बाकी है। यह बाधा रहित कार्य नहीं है। भारतीय भाषाओं को नेट सक्षम बनाने के प्रयासों में कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। उनमें से कुछ इस प्रकार से सूचीबद्ध किया जा सकता है। हिंदी या भारतीय भाषाओं में अलग अलग फॉन्ट्स कुंजी पटल पर उनमें मानवीकरण का अभाव है। भारतीय भाषाओं फॉन्ट्स आकृति का अधिक डिजिटल स्वरूप में उपलब्धता का अभाव है। मार्केट में उपलब्ध अग्रणी सॉफ्टवेयर कंपनियों में सॉफ्टवेयर भारतीय भाषाओं को सपोर्ट नहीं करते तथा नेट पर आने पर फॉन्ट्स टूटने लगते हैं। आज इंटरनेट पर हिंदी और अन्य भाषाओं में कार्य करना अत्यंत लोकप्रिय हो चुका है। यह तकनीकी के विकास में संभव हुआ है। विशेष रूप से तैयार फोटो के द्वारा लिखित सामग्री का नेट पर भेजने की सुविधा आ जाने से इस क्षेत्र में अंग्रेजी रोमन लिपि का एकाधिकार बढ़ गया। यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से बहुभाषी इंटरनेट पर आयोजित एक समारोह में इस बात का अनुमान लगाया जाता है कि वर्ल्ड वेब पर 2003 तक 1/3 उपभोक्ता अंग्रेजी से हटकर होंगे और 2007 तक चीनी भाषा मंडेरियन का कब्जा इंटरनेट पर होगा। जब चीन की शेष भाषा में संभव है तो भला हिंदी या देवनागरी लिपि में कैसे संभव नहीं है। व्यापक संभावनाओं को देखकर ही भारतीय वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर पर देवनागरी को लेकर प्रयोग प्रारंभ कर दिए हैं। देवनागरी लिपि में कंप्यूटर पर कार्य करने के प्रयास 1965 के आसपास प्रारंभ हो गए और 1970 के बाद उन्हें सफलता मिलना प्रारंभ हो गई थी। इस प्रसंग में आईआईटी कानपुर और हैदराबाद के इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। 71-72 में आईआईटी कानपुर में एक बहुत सरल कुंजी पटल और उसकी प्रणाली तैयार की गई जिसे भारतीय भाषाओं के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे मैं देवनागरी में कार्य करने वालों को जटिल प्रक्रिया से मुक्ति मिलेगी। अपनी बात को यही समाप्त करते हुए आज के मुख्य वक्ता श्री लक्ष्मीकांत जी वैष्णव कोरबा, श्री ललित जी गाजियाबाद को धन्यवाद दूंगा कि आपने सूचना प्रौद्योगिकी को लेके जो बात कही है वो हमारे जीवन में काम आएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मुक्ता जी को धन्यवाद।
नागरी लिपि परिषद जी डॉक्टर एस अनंत जी को मैं सादर आमंत्रित करती हूँ चेन्नई से वक्तव्य के लिए। उपस्थित है। हाँ कृष्ण जी बोलिए, अपना माइक खोलिए। अनंत कृष्ण जी। अनंत कृष्णन जी सादर आमंत्रित है वक्तव्य के लिए। प्रौद्योगिकी या मंच पर जो भी उपस्थित है वो कुछ भी बोलना चाहें बोल सकते हैं। मंच पर उपस्थित समस्त से अनुरोध है कि अगर आप 2 या 3 मिनट के लिए कुछ वक्तव्य देना चाहते हैं तो ससम्मान आमंत्रित है नागरी लिपि परिषद के मंच। प्रतिमा जी हमारे पास नाम लिख के आया है, बाबला हैं, रश्मि भूषण हैं, रश्मि जी हैं, ललित भूषण हैं। हाँ ठीक है, कोई नहीं। अब धन्यवाद। एक और है कि किसी की कोई समस्या हो तो ललित भूषण से पूछ सकते हैं, वो उपस्थित हैं। बस मुक्ता जी, मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगी। शायद बच्चे बैठे होंगे, छात्र, उनसे सभी से अनुरोध है कि व्हाट्सएप पर नागरी लिपि का ही प्रयोग करें। बस इतना ही कहना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर आमंत्रित रतिराम गढ़ेवाल जी उपस्थित हैं। कोई गौरव जी भी है। मुक्ता जी मैं नमस्ते। रतिराम गढ़वाल बोल रहा हूँ। मुक्ता जी बोल चुका हूँ नमस्ते। हरसिंह पाल जी नमस्ते। सभी को मेरा नमस्कार। जी नमस्ते। दूर से आपका तो हो दिखाई गया नहीं। है, रश्मि जी आपका नमस्ते। व्याख्यान हो गया है। मेरा भी सभी को नमस्कार। नागरी लिपि परिषद इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विद्यालय अमरकंटक सूचना प्रौद्योगिकी हमारे बीच वक्ता के रूप पर आसीन है। कोई बताई लक्ष्मीकांत हमारे बीच डॉक्टर प्रभु चौधरी मध्य प्रदेश के प्रभारी द्वारा सार्वजनिक प्रौद्योगिकी और संबंधित हुए। ऑनलाइन पर आप सभी लाभान्वित हुए। ऑनलाइन का ये सबसे बड़ा लाभ हमें यह मिला है कि हम अमरकंटक में बैठकर ऑनलाइन रूप से इस सेमिनार को लाभान्वित हुए हैं। आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ और यहाँ पर बैठी हुई सभी विद्वतजनों का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अनंत कृष्ण जी अब जुड़े हैं, बोलना चाहे बोल सकते हैं। एस अनंत कृष्णन सबको नमस्ते। कृष्णन जी बोल रहे हैं। लगाइए, लगा दीजिए माइक, लगा दे बेटा, माइक लगा। बोलिए 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 अनंत कृष्णन। सब अंतर्राष्ट्रीय नागरी लिपि के सदस्यों और हिंदी प्रेमियों सबको मेरा प्रणाम। मैं अपने आप
कुछ हिंदी की सेवा कर रहा हूँ। उसका ब्लॉग का नाम भी अभी मैंने सूचित किया है। मैं अपने घर से जो कुछ हो सका 16 साल की उम्र से अब 75 साल हो गए, देवनागरी लिपि और हिंदी की सेवा जितना हो सके कर रहा हूँ। इसके लिए मुझे डॉक्टर राजलक्ष्मी कृष्णन के द्वारा मुझे सौहार्द पुरस्कार भी मिला और उनके कारण मैं नागर लिपि सभा के सदस्य बना और मैं कुछ लिख रहा हूँ। उसमें कोई दोष हो तो माफ़ कीजिए। मैं स्वतंत्र विचारक हूँ, इसलिए जो होए उसे लिखने की अनुमति दीजिए। इन चंद